सो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने जो चैप्टर 2 है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने कवर करा है। अगर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो जाके पढ़ लो, फिर चैप्टर 3 पढ़ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो आज चैप्टर हम 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। बस हाँ, जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ या जो जो मैं समझाती जा रही हूँ वो आप लोगों को समझते जाना है, दिमाग आँख कान खोल के। ठीक है। सबसे पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन हम सब जानते हैं कि क्या है इंडिया के लिए। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूअर, जिसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश और टू सेटअप। ठीक है, दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम है। किसी चीज़ को स्थापित करना, किसी चीज़ को सेटअप करना, कोई इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को, उसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूअर से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इजी हो गया। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है एम लक्ष्मीकांत में। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, सो पढ़ लेते हैं, एक बार ही दिमाग में रह जाएगी। टू अ सेटअप ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एक सेट होता है प्रिंसिपल्स का, रूल्स का, विच स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि काम, मतलब एक तरीके से देखो कि एक सेट होता है प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉज, इन सब का, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी उस चीज़ को दर्शाता है। और साथ में रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये सब भी बताता है कि भाई उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, लोगों का उसकी गवर्नमेंट के साथ कैसा बॉन्ड है। ये चीज़ भी बताता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कौन कौन से पॉइंट्स को लिख सकते हैं सबसे पहले तो। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, किसी भी लैंड का, या फिर जो उस लैंड के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके लॉज क्या हैं। ठीक है, तो ये एक लैंड के फंडामेंटल लॉज को दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ग्रैंड नॉर्म ऑफ कंट्री। ग्रैंड नॉर्म क्या होता है वैसे, कोई बताएगा? मैं बता देती हूँ। ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है मूल नियम, किसी कंट्री का मूल नियम। तो इतना भारी भरकम वर्ड देख के घबराना नहीं, मैंने बता दिया है हिंदी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ भाई, इंस्ट्रूमेंट ही हो गया एक तरीके से कि गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉलो कर रही है आप लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ओके। ये बहुत इजी है, इसको याद रख लेना, क्योंकि कितने पॉइंट्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स है। एंड ये आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुंह जुबानी याद कर लेना इसको, कि बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये लोग, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, गिलक्रिस्ट, गेटल, वेयर, वेड एंड फिलिप्स। इन लोगों ने कुछ कुछ डेफिनेशन दी है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो वैसे तो इनसे क्वेश्चन नहीं बने हैं इतने, पर जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को फिर भी एक ओवरव्यू होना चाहिए, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब कवर करेंगे। The Constitution consists of that body of rules or law which determine the organization of government. गेटल ने क्या बोला कि fundamental principle that determine the form of a state are called its constitution. वेआर ने क्या बोला, the constitution describes the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. वेड एंड फिलिप्स ने क्या बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी विच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। अब आप लोग बोलोगे ये क्या ऐसे पढ़ दिया, हमें समझ में नहीं आया। मैं बताती हूँ। तो देखो, मैं नहीं कह रही कि पूरी पूरी स्टेटमेंट रट लो, बस आपको क्या करना है, आपको इस स्टेटमेंट में से की टर्म याद रखना है, ताकि जब भी वो की टर्म आपके सामने आएगा आपको इंस्टेंटली याद आ जाएगा कि ये कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने बोला है। अब वो की टर्म हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो गिल क्रिस्ट ने क्या बोली है, क्या बात बोली है, उन्होंने बात की है बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज के बारे में, ये इनका की टर्म है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बॉडी ऑफ रूल्स
एंड लॉज। ये किसकी स्टेटमेंट है ये? तो ये गिल क्रिस्ट की स्टेटमेंट है। ये इतना याद हो गया, पूरी स्टेटमेंट में याद नहीं करा रही हूँ, पूरी डेफिनेशन में याद नहीं करा रही हूँ, सिर्फ की टर्म इतना बस, दैट्स इट। गेटल ने क्या बोला? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, दैट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ अ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, वे आर the constitution describes the whole system of government of a country, collection of rules which establish and regulate or govern the government। तो इन्होंने किसके बारे में बात की है? होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कलेक्शन ऑफ रूल्स। ये दो पॉइंट्स हैं जो इनके की टर्म्स हैं, ये आपको याद रखना है। वेड एंड फिलिप्स ने क्या बात की? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी which sets out the framework and principal functions of a government। तो स्पेशल लीगल सैंक्टिटी एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, ये वेड एंड फिलिप का कीटम है। याद हो गया? अब मैं एक बारी फटाफट से रिकॉल कराती हूँ। गिलक्रिस्ट ने क्या बोला था? कि बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज के बारे में बात की थी। गेटल ने क्या बात की थी? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी। वेआर ने क्या बोला था? वेआर ने बोला था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कलेक्शन ऑफ रूल्स, ठीक है। वेड एंड फिलिप्स ने क्या बात की थी? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट एंड स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, ये बात बोली थी। याद हो गया? बस इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि हमें याद रहे, ठीक है, ऐसे करके। बस ये मैंने कर दिया, ओके। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। फंक्शंस, एलियोट बल्मर ने, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे जिन्होंने ये सारे फंक्शंस हमें बताए। इनका नाम ज़रूरी है याद करना, तो कर लेना, ठीक है। एलियोट बल्मर, ठीक है। वेल आइडेंटिफाइज द फंक्शन और पर्पसेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने फंक्शंस और पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन के बताए हमें, एलियोट बल्मर ने। अगर क्वेश्चन बनता है कि किसने फंक्शंस बताए कॉन्स्टिट्यूशन के, तो एलियोट बल्मर ने बताए हैं। इन्होंने टोटल 8 फंक्शंस बताए हैं जो कि हम अभी पढ़ते हैं। इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है। क्या बोला था? डिक्लेयर की थी इन्होंने और डिफाइन की थी बाउंड्रीज ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, बाउंड्री डिफाइन की थी, नेचर एंड अथॉरिटी डिफाइन किया था। इट कैन एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशन कम्युनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो बाउंड्री होनी चाहिए पॉलिटिकल कम्युनिटी की, हाँ ठीक है, ये बाउंड्री है। फिर उन्होंने बोला कि नेचर और अथॉरिटी भी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अथॉरिटेटिव नेचर है आपका, ये वो इस तरीके से। फिर उन्होंने आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़ की बात की, जैसे इंडिया की अलग वैल्यूज़ हैं, यूके की अलग वैल्यूज़ है। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात की, सिटीजन्स की, कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ अलग है, एंड यूएसए के लोगों की राइट्स एंड ड्यूटीज़ अलग हैं, राइट, जो कि हम बात भी करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। इस्टेब्लिश एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कम्युनिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। इट कैन डिवाइड एंड शेयर पावर बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सब स्टेट कम्युनिटी, जैसे कि हमारे पास सेंटर एंड स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग है और अलग अलग काम भी करती हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। इसके बाद इट कैन डिक्लेयर ऑफिशियल religious identity of the state, demarcate relationship between the sacred and secular authorities, ठीक है। It can commit states to particular social, economic and developmental goals, okay। तो अलग अलग होते हैं कि भाई स्टेट्स के भी तो कुछ काम होते हैं ना, सारा काम सेंटर थोड़ी ना करेगी, तभी तो स्टेट को फंड जाता है कि भाई आपके ये काम है, आपको ये करना है, ठीक है। सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये डेवलपमेंटल गोल्स हैं आपके, तो आप इसलिए भी फंड लेते हो, ये चीज़ हो गई। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं, ये याद कर लेना। मतलब फिर मैं वही चीज़ बोलती हूँ कि यार देखो, अगर तुम 1 2 बार 3 बार भी एक चीज़ को दोबारा तीसरी बार भी पढ़ते हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, तुम्हें रटने की या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे आती है क्वालिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या होता है? अडेप्टेबिलिटी होती है, ब्रेविटी होती है, ठीक है। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी होता है संक्षेप, संक्षेप,
ठीक है। क्लैरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफिनाइटनेस है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉम्प्रिहेंसिव है, सुटेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, 1 2 3 7 पॉइंट्स हैं, ये सारे याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अरे इसको ऐसे भी तो याद कर सकते हैं हम, ABCD, है ना, ऐसे याद कर लो, ABC2DS2। अडेप्टेबिलिटी, ब्रेविटी, क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिविटी। C2 मतलब दो बार आ गया ना C। D से डिफिनाइटनेस, S से स्टेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। याद हो क्या? वाओ, याद तो हो जाएगा, इतना इजी मैंने बता दिया अब तो। ABC2 DS2 ABC2DS2, मुझे भी याद हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ से होती है कहानी शुरू, जो कि जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो दो तरीके के, हमारे वर्ल्ड में दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं कि किस तरीके से दो तरीके में बंटते हैं, मतलब क्या डिफरेंसेस आते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली आती है इवॉल्व्ड एंड इनैक्टेड, सॉरी, ठीक है। तो इवॉल्व्ड मतलब जो बहुत टाइम से बना हुआ है और फिर धीरे 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 करके इवॉल्व होके अब बना है। और इनैक्टेड होता है कि भाई ये हमने बनाया है, हमने इनैक्ट किया है, ठीक है, सोच समझ के बैठ के बातचीत करके आराम से इनैक्ट किया है। ठीक है। इवॉल्व, आउटकम ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवॉल्व हुआ है, बहुत टाइम से ऐसा होता रहता, फिर थोड़ा सा चेंज आया, 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 और फिर फाइनली ये बना है। अब फिर थोड़ा सा चेंज आएगा तो फिर आगे कुछ और भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इनएक्टेड का क्या होता है कि ये चेंज नहीं होता, ये इवॉल्व नहीं होता, ये भाई बना है बैठ के बातचीत करके, ठीक है, सलाह मशवरा करके, ये हमने बनाया है एंड ये दिस इज द फाइनल। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम अमेंडमेंट्स करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। इवॉल्व नहीं हो रहा है ये हमने बैठ के बनाया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, डिलिबरेटली मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, किंग के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं हो रही। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू, ग्रेजुअली एंड स्लो प्रोसेस के थ्रू बनता है। और जो इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल या फिर किंग या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। इवॉल्व में क्या होता है, कन्वेंशंस होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जुडिशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, चलो पहले यही कवर कर लेती हूँ। इवॉल्व, इवॉल्व क्या होता है, स्लो एंड ग्रेजुअली इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, कन्वेंशंस होते हैं इसमें, प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, जुडिशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन को क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनएक्टेड की बात करते हैं। इनएक्टेड में क्या होता है, ये सीए द्वारा बनाया जाता है। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल द्वारा बनाया जाता है, किंग के द्वारा बनाया जाता है या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। ये एक फॉर्म ऑफ बुक होती है, एक बुक की तरह बनाया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ 4-5 पेजेस, 10-15 पेजेस, या फिर सीरीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नोन एज अ कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन इज द इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्यूमुलेटिव इज इवॉल्व्ड। ओके, आई थिंक इससे ज्यादा इजी तो नहीं समझ में आएगा। अब तो भाई ये एकदम पक्का हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। रिटर्न, इनके डिफरेंसेस, रिटर्न एंड अनरिटर्न। रिटर्न और अनरिटर्न का क्या डिफरेंस होता है, जो रिटर्न होता है ना, वो प्रोविजन आर इनकॉर्पोरेटेड, लिखे जाते हैं, इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। फॉर्म ऑफ अ बुक, डॉक्यूमेंट है ना, सीरीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगेन मैंने बोला कि लिखा जाता है तो कहीं तो लिखोगे, बुक में लिखोगे, पेजेस पे लिखोगे, डॉक्यूमेंट बनाओगे, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट बनाओगे। ठीक है, अडॉप्टेड बाय सीए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, known as a documentary or codified constitution। डॉक्यूमेंट्री यूज हो रहा है तो डॉक्यूमेंट्री एंड कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल है इसके यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस एंड इंडिया। इंडिया ऑल्सो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन।
अनरिटर्न की बात की जाए तो अनरिटर्न जो है वो प्रोविजंस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते, वो एक तरीके से मतलब ऐसे ही रूल्स बना दिए जाते हैं और फिर वो सबको बता दिए जाते हैं, बस उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं होता। फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशंस प्रैक्टिसेस, एक तरीके से रूल्स होते भी नहीं है, वो किंग की मर्जी होती है, या जो भी उस चीज़ को रूल कर रहा है, जैसे भी वहाँ पे राज चल रहा है या तो जो भी चल रहा है वहाँ पे वो उनका डिसीजन होगा कि वो जनता का गला कटवा दे या जो भी करवा दे, ठीक है। फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशन प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स चार्टर्स statutes and judicial decisions, ठीक है। एंड इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड नॉट डिलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय अ बॉडी, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का प्रोडक्ट होता है, नॉट डिलिबरेटली फॉर्मुलेटेड बाय अ बॉडी, किसी अच्छी खासी हमने बॉडी बनाई है या इंस्टीट्यूट बनाया है या कोई भी काउंसिल बनाई है या असेंबली बनाई है उसके द्वारा ये नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाता, ये ऐसे ही एवोल्यूशन के थ्रू बनता चला जाता है। नोन एज द नॉन डॉक्यूमेंट्री, भाई डॉक्यूमेंट यूज ही नहीं हुआ लिखा ही नहीं गया तो नॉन डॉक्यूमेंट्री ही होगा ना। एन अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मत बोल देना, अनकोडिफाइड, ठीक है। एग्जाम्पल है यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। ओके, आगे चलते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप अपना दिमाग एंड फोकस एक जगह पे आपका है, कहीं और नहीं भटक रहा है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है रिजिड और फ्लेक्सिबल में। तो कैन नॉट बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज, रिजिड रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनकी बात करती हूँ मैं, ठीक है। ये नॉर्मल अमेंडमेंट से नहीं या फिर ऑर्डिनरी लॉज, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है इनको चेंज करना, रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड होते हैं ये, इनको चेंज करना अमेंडमेंट के थ्रू बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है या फिर ना के बराबर होता है ये, ठीक है। ये गलत हो गया शायद, रिक्वायर्स, तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स, बहुत मैंने बोला ना बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है तब जाके ये अमेंडमेंट होते हैं इसमें। मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज, ये इन इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बट इन इलास्टिक मतलब कि हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, बहुत रिजिड है, ठीक है। हम इसको इलास्टिक की तरह रबर की तरह खींच नहीं सकते जहां तक हमारा मन करे, नहीं, ये बहुत रिजिड है। ये एक कड़ा देखा है, कड़ा हाथ में पहनते हैं तो उसको हम खींच नहीं सकते अपनी मर्जी से, क्यों, क्योंकि वो रिजिड है। तो इसी तरीके से है भाई, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं अमेंड कर सकते, हमें बहुत स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, इसलिए इसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ओके, फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि भाई ठीक है हमने ये रूल बनाया है, अब इस रूल में अगर हमें लगता है कि टाइम के साथ अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो हम इसमें वो चेंजेस कर सकते हैं, हम इसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370, राइट, रिजिड तो नहीं है, फ्लेक्सिबल है। कैन अमेंड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज, ऑर्डिनरी लॉज के जैसे ही हम इसको अमेंड कर सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर, हालांकि हाँ इसमें स्पेशल प्रोसीजर लगा था आर्टिकल 370 में, लेकिन इतना भी स्पेशल नहीं था कि पॉसिबल ही ना हो पाए। डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑर्डिनरी लॉज, इसको इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। इलास्टिक मतलब कि रबर की तरह हम इसको खींच सकते हैं, खींच सकते हैं का मतलब है कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने मर्जी से या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से। एग्जाम्पल यूके एंड न्यूजीलैंड। बट इंडिया का मैं, इंडिया जो है ना यहाँ पे लिखो कि यहाँ पे लिखो इंडिया इज नॉट, सॉरी, neither rigid nor flexible, but
अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, तो ये चीज़ है। जो इंडिया है वो ना तो रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, वो दोनों है। कभी कभी वो रिजिड है, कभी कभी वो फ्लेक्सिबल है। सिंथेसिस ऑफ बोथ। ओके, तो ये चीज़ लिख लेना, ऐड कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। फेडरल एंड यूनिटरी, इसकी बात करते हैं। फेडरल एंड यूनिटरी में क्या डिफरेंसेस है? सो प्रोवाइड्स फॉर अ डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखा है ना कि हमने स्टेट्स एंड सेंटर की जो पावर्स है वो डिफरेंशिएट की हुई हैं। प्लस हमारे पास, ये तो मैं अभी शायद समझ में आ जाए, जिसने पढ़ रखा होगा उसे समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा अभी नहीं आएगा। पर हमारे पास लिस्ट है, 3 लिस्ट है हमारे पास। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे हमारी पावर्स या फिर हमारे जो काम है वो भी बटे हुए हैं। तो ये होता है फेडरल में। ठीक है, enables them to operate their respective jurisdictions independently। अब जैसे स्टेट के पास हाई कोर्ट होता है एंड ओवरऑल सेंटर के पास क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एग्जाम्पल्स हैं इसके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील एक्सेट्रा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स बोथ द फेडरल प्रोविजंस एज वेल एज द यूनिटरी प्रोविजंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इंडिया जो है वो, इंडिया के पास क्या फीचर्स है? एक तो वो रिटर्न है, दूसरा वो इनएक्टेड है, तीसरा वो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बोथ है। ठीक है, किसी एक में तो नहीं आता। उसके बाद ये यूनिटरी एंड फेडरल दोनों है। ठीक है, तो इंडिया की बात मैंने बता दी। यूनिटरी पे आते हैं। प्रोवाइड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स ऑफ हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। यूनिटरी भाई एक ही पावर है, यूनिटरी पावर है। इट मेक्स रीजनल गवर्नमेंट टू ऑपरेट एज सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज ओनली सच पावर्स विच मे बी डेलीगेटेड टू देम बाय द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिटरी की भी बात करें। अब देखो, जैसे कि जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली की जो पुलिस पावर है वो सेंटर के पास आती है, स्टेट के पास नहीं आती। बट बाकी स्टेट्स, बिकॉज दिल्ली इज यूटी, ठीक है, कैपिटल है, एनसीटी है ना, बाकी स्टेट्स के पास तो उनकी पुलिस की पावर है, बट दिल्ली के पास नहीं है। तो ये चीज होती है, ये यूनिटरी पावर में आ जाती है। एग्जाम्पल यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे एक्सेट्रा। इन दोनों में ही इंडिया का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया जो है वो दोनों से ही रूल करता है। आगे चलते हैं। प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव की क्या बात है? लीगल प्रोसीजरल की बात करें, लीगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है और लीगल स्ट्रक्चर होता है कि ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसका ये स्ट्रक्चर है। सेट्स आउट द लीगल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ये होता है प्रोसीजरल, कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, किसी भी चीज़ में एडमिशन लेने से पहले, या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले, या गवर्नमेंट बॉडी में जाने से पहले आपको कुछ प्रोसीजर, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है? अज्यूम्स और अटेम्प्ट्स टू इम्पोज और अ बोर्ड कंसेंसस ऑन कॉमन सोसाइटल गोल्स दैट पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट ट्राई टू अचीव। ऐसे ही बना दिया जाता है, बस कोई प्रोसीजर नहीं होता है, ऐसे ही अजम्पशन के साथ कुछ भी मान लिया जाता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम सोल बोलते हैं, द सोल। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को बोलते हैं बॉडी। अब कई बार नहीं समझ में ही नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू आर स्माइलिंग, तो स्माइल करना एक एक्शन है, बट उस पीछे का एक्शन क्या है कि आप हैप्पी हो। वो आप हैप्पी हो, वो मुझे कैसे पता लगेगा? आपके स्माइल करने से, आपके लाफ करने से,
राइट, बट स्माइल एक्शन है, या फिर मैं कहूँ कि द बॉडी है, बॉडी से ही तो स्माइल कर रहे हो ना, बॉडी बॉडी है। लेकिन हैप्पी, हैप्पी होना क्या है, एक भाव है, एक सोल से आ रहा है वो भाव, है ना, ये मैं कह रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द सोल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बॉडी। ये एक आइडियोलॉजी है जो कि कहती है कि गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए। आइडियोलॉजी, ये थॉट है, क्या है, थॉट है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जुडिशरी के पास किसी की भी कोई भी वो नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, नो लीडर और गवर्नमेंट बिकेम डिक्टेटर, किसी को भी कुछ किसी भी तरीके का डिक्टेटर बनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या कहती है, सिस्टम होता है, एक सिस्टम लाइक derived by constitution. No need to every constitutional government has constitutional okay, constitution गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जरूरी नहीं कि हर एक जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करती हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहने के लिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, नो लीडर और गवर्नमेंट बिकेम डिक्टेटर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करूँ तो नॉर्थ कोरिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक थॉट है जिसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव्ड होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके पास हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिर्फ उन लोगों के पास होगा जिनके पास ये वाला थॉट होगा। आ गया समझ में? बहुत इजी समझा दिया अब तो मैंने। ठीक है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। देखो कंपैरिजन टेबल देखते हैं फटाफट से। फीचर्स, व्हाट इज इट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी एक थॉट है, जैसा कि मैंने बोला एक थॉट है, और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एक एक्शन है। फोकस क्या करती है ये, हाउ टू रेस्ट्रिक्ट पावर, कि भाई मैंने सोचा, मेरा थॉट है हाउ टू रेस्ट्रिक्ट पावर, कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो अपने आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज पावर्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज, कि मुझे कौन कौन सी पावर किसको किसको देनी है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में आती है। नेचर की बात करूं, नेचर इज अ डायनेमिक एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज। डायनेमिक एंड नॉर्मेटिव मतलब डायनेमिक, बड़ा सोचते हैं ना, आगे तक का सोचते हैं थॉट में। स्टैटिक एंड लीगल, सोचना है लेकिन रूल्स एंड लॉज के दायरे में सोचना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंदर आता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इंडिया में। कहाँ पे आया था ये, बताओ जल्दी से, जिसको पता है वो बताएगा। केशवानंद भारती केस में। ठीक है, केशवानंद भारती केस में। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स एंड पार्ट्स, दिस इज इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ये एक थॉट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन वाला। आगे चलते हैं। आईआर कोलियो केस में क्या कहा गया था, एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारा लीगल सिस्टम का कोर है इंडिया का। ठीक है, ये कहा था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भाई हम कह सकते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे लीगल सिस्टम का कोर है ये। क्यों? क्योंकि देखो दोबारा, हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट भी है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ भी है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर भी है, और हमारे पास कोई भी लीडर और गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारे लीगल सिस्टम का कोर है। अगर ये बात कही आप सुन लेते हो तो आपको फटाफट से पता होना चाहिए कि ये आईआर कोलियो केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ का रूल होता है। ठीक है, लॉ जो है वो रूल कर रहा है। आगे बात समझ में, इक्वालिटी, भाई लॉ से ऊपर कोई नहीं है, रूल जो है वो लॉ का हो रहा है। ठीक है, रूल बाय लॉ क्या होता है, रूल बाय लॉ मतलब कि आप लॉ के द्वारा रूल कर रहे हो, गवर्नमेंट का कोई भी कानून, लॉ बनाया है,
इससे हम रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास लॉ है और इससे हमारे पास क्या आ रही है, इक्वालिटी आ रही है, तो ये है रूल ऑफ लॉ। और लॉ से हम रूल कर रहे हैं, तो ये क्या है, रूल बाय लॉ। आगे समझ में, इजी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। जितना थोड़ा थोड़ा मैं समझा रही हूँ ना, उतना ही समझो बस। अब यहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, पर फिर भी देख लो। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, C.H. मैक्लवेन। ये देखो, C.H. मैक्लवेन ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ लीगल लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, इट इज द एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरी रूल्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लीगल लिमिटेशन है गवर्नमेंट पे, जो कि इट इज द एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरी रूल। तो की टर्म हमें अगेन स्टेटमेंट्स पूरी याद नहीं करनी, बस हमें की टर्म्स याद करने हैं। एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरी रूल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, बस। किसने बोला था, C.H. मैक्लवेन ने। कार्ल जे फ्रेडरिक, ही डिफाइंस एज अ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या बोला था, इनका मानना ये है कि पावर एक साथ में नहीं, बल्कि डिवाइडेड होनी चाहिए, सेपरेशन पावर होना चाहिए। इन्होंने ये बोला था सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिटी। फ्रेडरिच ने ये कहा था कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ये मतलब है इनकी स्टेटमेंट का, ओके। और इनकी स्टेटमेंट का हमने कीटम, इनका कीटम ये हो गया, इनकी कीटम है लीगल लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी एक मतलब एक आइडियोलॉजी है ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर। तो ये इन्होंने कहा था कि ये वो कानूनी लिमिट है जो किसी लीडर को अपनी मनमर्जी करने से रोकता है, लाइक एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्ररी रूल, इन्होंने ये बोला था। आगे समझ में, केसी आर्य ने क्या बोला था, ही एम्फेसाइजेस दैट इट इज नॉट जस्ट हैविंग अ डॉक्यूमेंट but the actual practice of limiting power. He says a country has constitutionalism only if the government is limited by the law of constitution. Easy है, याद हो गया, समझ में आ गया, मतलब याद तो क्या ही करोगे, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, लिमिटेड बाय द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, वो उस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कब आएगा, जब आप लिमिटेड बाय अ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करोगे, ठीक है। कि मतलब उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करोगे, वो चीज सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स में ही नहीं रहनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसकी क्या डेफिनेशन है, A.V. डाइसी ने क्या बोला था, फादर ऑफ लॉ भी इनको बोला जाता है, ये चीज याद रख लेना, A.V. डाइसी को, द फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। ही लिंक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट टू द रूल ऑफ लॉ. He argued that the constitutional government is one where no man is above the law and every person is subject to the jurisdiction of ordinary courts. तो बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि कोई भी पर्सन है वो लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। इनको फादर ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ से लिंक किया। आगे समझ में, जियोवानी सर्टोरी, जियोवानी Sartori, he called a constitution a guarantee instrument. गारंटी इंस्ट्रूमेंट की टर्म याद आ गया। अब गारंटी इंस्ट्रूमेंट से जियोवानी याद रख लेना, जी से गारंटी, जी से जियोवानी। उन मतलब इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो है जो सिटीजन को ना प्रोटेक्शन की गारंटी दे, तो इसलिए उन्होंने बोला गारंटी इंस्ट्रूमेंट है। लॉर्ड ब्राइस ही डिफाइंस इट एज अ गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट अ सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल्स, सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल। कीटम याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। established rules for the state which determine the layout of the rights of the citizens, okay। citizens के rights पे ध्यान देता है, set of established rules है। guarantee of instrument किसने बोला, जियोवानी सर्टोरी ने। राइट्स ऑफ सिटीजन्स या फिर सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल्स, लॉर्ड ब्राइस, ठीक है। A.V. डाइसी को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ। और इन्होंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लिंक कर दिया था रूल ऑफ लॉ से। फिर उन्होंने बोला था कि कोई भी मैन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है, या फिर लॉ से ऊपर नहीं है, ये चीज कही थी। ऐसे करके याद कर लेना। बस फिनिश। प्रो टिप, as per Machiavelli, the essence of a constitutionalism lies in limited government
भाई ये चीज़ तो याद हो गई होगी ना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कितने फीचर्स होते हैं, अभी हमने पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पास होनी चाहिए लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के साथ होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। हाँ तो देखो, ठीक है, लास्ट क्या रह गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी लीडर डिक्टेटर ना बने, डिक्टेटर ना बने, ठीक है, बस हो गया। और फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ये छह चीज़ें जो आती है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर आती हैं। तो ये हमको याद करनी है, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, नो लीडर और गवर्नमेंट बिकेम डिक्टेटर। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Where Dicey views constitutional government through the prism of rule of law। वेयर डाइसी ने क्या बोलता है, डाइसी मतलब एवी डाइसी की बात हो रही है यहाँ पे, एवी डाइसी, जिनको फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है, एवी डाइसी को। इन्होंने लिंक क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को लिंक किया था, किससे, रूल ऑफ लॉ से। और इन्होंने कहा था कि कोई भी आदमी या कोई भी इंसान जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थ्रू द प्रिज्म ऑफ रूल ऑफ लॉ, इन्होंने ये बात भी बोली थी। मैकवेन ने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाइज इन अ लिमिटेड गवर्नमेंट। एंड डाइसी ने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थ्रू द प्रिज्म ऑफ रूल ऑफ लॉ। दैट्स इट। आज का चैप्टर जो है वो खत्म होता है, चैप्टर 3। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। जितना भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये इन 1 2 3 4 5 6 टेबल्स में मैंने कंसाइज कर दिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब इसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो या आप लोग बताना आपको कितना समझ में आया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसके, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब क्रिनोरा और ऐसी वीडियोस के लिए।